चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। पानी के एक घनाभकार टैंक की धारिता दी गई है, टैंक की लंबाई और चौड़ाई भी दी गई, लंबाई और गहराई भी दी गई है, तो उसकी चौड़ाई बताना है। तो आपको पता है कि आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अभी आयतन दिया गया है 70,000 लीटर दिया गया, लीटर दिया गया। अब ये 70,000 लीटर आयतन है, इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो मीटर क्यूब में आ गया। इतना मीटर क्यूब आयतन है। आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई 4 है और यहाँ पे गहराई 10 है, तो हमें चौड़ाई बताना है, चौड़ाई बताना है, बी की वैल्यू निकालनी है। आप बोलेंगे सर 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 7/4। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पच्चे 20, यानी इतना मीटर 1.75 मीटर चौड़ाई होगी, 1.75 मीटर चौड़ाई होगी। चलिए मेरे दोस्त, एक बार सभी जुड़ते चलेंगे क्लास में। सर कल फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आप सबको बहुत बहुत मतलब आशीर्वाद है मेरे तरफ से कि आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया हो और आप फोड़ करके आए, सारे सवाल को बना करके आए। चलिए मेरे भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। देखिए अभी ये सवाल में मैंने आपको बताया था कि एक तो बेसिक तरीका हमें पता है कि अगर हमें माध्य निकालना है, अगर हमें माध्य निकालना है, हमें एक्स बार अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स अब बटे में सिग्मा एफ करेंगे। ये आपका मेरे भाई एक्स है और ये आपका क्या है, एफ है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इकाई अंक से काम चलाते हैं। ऊपर वाले का इकाई अंक अब बटे में नीचे वाले का इकाई अंक। ऊपर वाले का इकाई अंक हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे 5 ते 15 यानी 5 इसका इकाई अंक होगा, गुना करने पे 5 आएगा। 7 सते 49 गुना करने पे 9 आएगा। अब यहाँ पे मेरे भाई गुना कीजिएगा तो 0 आएगा। यहाँ पे गुना कीजिएगा इकाई अंक में तो आपको 8 मिल जाएगा। यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 1 मिल जाएगा। तो ऊपर वाले का इकाई अंक क्या होगा, इसको जोड़ दीजिए। आप बोलेंगे सर जोड़ेंगे तो ये 8 1 9 9 9 18, 18 में हम 5 को जोड़ेंगे, 20 और 3 23, 23 मतलब इकाई अंक 3 आ गया। अब नीचे में जो संख्या आएगी, देखिए संख्या कुछ भी हो बट इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। अब नीचे में संख्या कुछ भी हो, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5 7 12, 12 8 20 और 3 23, 23 का मतलब लास्ट में 3 होगा। तो हमें पता चल गया कि ऊपर में जो संख्या आएगी उसका भी इकाई अंक 3 और नीचे में जो संख्या आएगा उसका भी इकाई अंक 3 होगा। तो अब आपको पता है कि 3 में हम किससे गुना कर दें कि हमें ऊपर का इकाई अंक मिल जाए। तो आप बोलेंगे सर 3 में 1 से गुना करेंगे, तो ये भी पॉसिबल है। यानी ये 2 ऑप्शन हमें पॉसिबल दिखाई दे रहे हैं। इससे पॉसिबल है 5 एकम 5 नहीं होगा, 4 एकम 4 नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, ये 2 पॉसिबल नहीं है, ये 2 पॉसिबल हो सकता है। यही दोनों में से कोई आपका आंसर होगा, 1 या सी। लेकिन अब यहाँ पे रहा सवाल कि अब तो सर हमें बेसिक तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, 2 ऑप्शन मिल गया। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा अगर आप अपना दिमाग लगाएं ना तो यहाँ पे भी आपको आंसर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है बहुत नज़दीक नहीं है, दूर दूर है। ये वैल्यू बहुत नज़दीक नहीं है, दूर दूर है। अब मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा कैसे। जैसे मेरे भाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा समझना। हमें पता है कि जो हमारा माध्य आता है, जो हमारा मीडियन आता है, जो हमारा मीन आता है, माध्य मतलब जो हमारा मीन आता है, वो मीन क्या होता है, एक तरह का औसत वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू होता है। मतलब बीचों बीच की वैल्यू होती है। टोटल सम बटे में टोटल संख्या, मतलब हमें बीच में पहुंचना होता है। हमें जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उसके बीच में, मिड में पहुंचना होता है। यही मतलब होता है मीन का, यानी माध्य का। तो बीच में पहुंचने का मतलब है, देखिए यहाँ पे 95 आदमी हैं जिनको 17 17 13 13 नंबर मिला है। 57 आदमी जिनको 27 27 अंक मिला हुआ है। 80 आदमी है जिनको इतना मिला हुआ है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इधर का जो मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो इधर का डेटा हमें ज़्यादा मिलेगा और इधर का डेटा थोड़ा कम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इधर का डेटा हमें ज़्यादा मिलेगा और इधर का डेटा हमें कम मिलेगा। ठीक है, तो कम वाले से हमें आगे की ओर शिफ्ट करना होगा अगर मिड वैल्यू चाहिए तो मेरे भाई अगर हम बात करते हैं बीचों बीच की बात करते हैं तो अप्रोक्स हमारा जो जवाब होगा, अगर ये दोनों बैलेंस कर लेगा तो 50 के आसपास हमारा जवाब में भी आ सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि संतुलन की बात करा रहा हूं कि इधर की वैल्यू बड़ी है और इधर की वैल्यू छोटी है, तो हमारा जो आंसर होगा इधर की ओर शिफ्ट करेगा। मतलब इधर से इधर की ओर, इधर से आगे बढ़ेगा बैलेंस करने के लिए। जब इधर से आगे बढ़ेगा तो कम से ज्यादा की ओर बढ़ेगा, और ये डेटा हमारा कम है और ये डेटा ज्यादा है, यही वाला आपका क्या होगा, जवाब होगा। क्योंकि ये 51 जो है मिड के आसपास आ रहा है, मिड के आसपास आ रहा है, और ये 31 जो है इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब डेटा थोड़ा राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके औसत बैलेंस होगा। तो यहाँ पे डेटा की समझ होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया,
मैंने बस आपको ऑब्जर्वेशन बताया कि अगर डेटा की थोड़ी समझ है कि ये होता क्या, ये है क्या, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में आंसर डिसाइड करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नहीं तो फिर तरीका क्या है आपके पास, आप मल्टीप्लाई करके पूरा ऐड करके फिर इसको ऐड करके डिवाइड करके फिर निकालिए, तो उसमें समय लग जाएगा। तो एक ऑब्जर्वेशन का तरीका मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्व करके भी आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके लिए है, अगला सवाल आपके लिए है। चलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न को बनाएं। राजू के पास, ये सवाल कई शिफ्टों में पूछा जा चुका है, लगभग सारे शिफ्टों में पूछा जा चुका है कि राजू के पास अगर इतने पैसे हैं तो अपने 2 बेटों में वो बांटता है, एक हिस्सा पहले बेटे को, दूसरा हिस्सा दूसरे बेटे को। अब वो 10% पे बोलता है कि दोनों बच्चे जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो चक्रवृद्धि ब्याज पे, और दोनों बच्चे को जो उनका पैसा 13 और 14 साल के बाद मिलता है और वह बराबर राशि मिलता है, तो उसमें से बताना है कि आशीष को कितना राशि दिया गया था। मतलब दूसरे बेटे के बारे में पूछ रहा है। तो हमने माना कि पहले बेटे को उसने P1 हिस्सा दिया होगा, हमने माना कि पहले बेटे को उसने जो पैसा दिया होगा वो पैसा कितना होगा, P1 होगा इसमें से। तो दूसरे बेटे को कितना देगा, मान लेते हैं कि P2 दिया होगा दूसरे बेटे को। तो पहले बेटे का और दूसरे बेटे का दोनों को जोड़ने पर P1 और P2 इतना आना चाहिए। अब ये पैसा इसने 10% पे निवेश किया 13 साल के लिए, तो 10% का मतलब 1/10 होता है। 1/10 का मतलब होता है कि 10 की वैल्यू 1 साल के बाद 11 हो जाएगी। लेकिन वही पैसा 13 साल के बाद कितना होगा, तो इसको 11/10 13 बार करना होगा। 13 बार करने का मतलब है कि हम डायरेक्ट इसका पावर ही 13 कर दें, 13 पावर कर दिया हमने। अब आते 13 साल के बाद इसका अमाउंट इतना हो गया। अब दूसरे वाला बेटा अपना पैसा 10% पे देता है, 1 साल के बाद 10 से 11 हो गया, लेकिन इसका पैसा 14 साल के बाद इतना हो जाएगा। अब ये दोनों का अमाउंट आपस में बराबर है, तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आती है कि सर ये पूरा का पूरा कट जाएगा इससे। तो यहाँ से P1 और P2 की अगर हम बात करें तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, 11/10 बचेगा। यानी पहले बेटे को 11 हिस्सा दिया है तो दूसरे को 10 हिस्सा दिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 21 होगा। तो 21 में से दूसरे बेटे को, हमसे दूसरे बेटे के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब 10 की वैल्यू हमें पता करनी किसका, तो टोटल जो पैसा है 1218 का। अब इसे डिवाइड कीजिएगा तो 21 से मेरे भाई ये 5 बार में जाएगा, और इकाई अंक 8 है तो यहाँ पे 8 बार में जाएगा, और 58 में 10 से गुना कीजिएगा तो 580 आपका जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही जवाब होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह का सवाल कई शिफ्टों में पूछा जा चुका है और आप जो है इसको कर कर के मास्टर हो चुके हैं। तो ऐसे सवालों में दिक्कत, ये भी सवाल लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है, इस तरह का टाइप लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। मेरे दोस्त आपको पता है कि सर बेस को सेम करेंगे, बेस 8/21 है, तो इसको 8/21 करने के लिए पावर को निगेटिव करना होगा, तो -12 हमने कर दिया। ये 8/21 है तो कुछ नहीं करना होगा, 14 ही रहने दीजिए। और प्लस प्लस ये 8/21 करना है तो इसको उल्टा करना है, तो -14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अब बराबर में इसका पावर कितना है, 9m और प्लस में 20। ये समझ में आया ना, बेस हमने सबका सेम कर दिया तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर ऐड कर दिया। और जब इधर का बेस सेम है इधर का बेस सेम है तो दोनों साइड का पावर भी बराबर होगा, तो बराबर भी कर दिया। एक ही लाइन में सारा काम हमने कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे 9m की वैल्यू अगर हम पता करेंगे तो 20 उठ के इधर आएगा, तो 20 और 12 32 हो जाएगा। m बराबर कितना होगा, -32/9। ऐसा कोई आंसर दिया गया, -32/9। ऑप्शन सी आपका जवाब होगा, -32/9। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही जवाब होगा। मेरे दोस्त एक बार हाँ या ना कमेंट करके बताएं, सभी को समझ में आया। चलिए मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक ठोस गोले का व्यास दिया गया है, पिघला करके इससे एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई क्या होगी। देखिए गोला है, अभी गोले को पिघला करके एक हम लोग क्या कर रहे हैं, तार बना रहे हैं। ये तार क्या होगा, सिलेंडर की तरह होगा, सिलेंडर की तरह होगा, ये तार हो गया। तो जैसे सिलेंडर का आयतन निकालते हैं उसी तरह से तार का भी आयतन आप निकालेंगे। तो आप बोलेंगे सर इसका आयतन बराबर होगा इसके आयतन के, इससे ये बनाया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा मेरे भाई। तो आप बोलेंगे सर इसका आयतन हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। r कितना है, व्यास का आधा, 21 का क्यूब कर दीजिए, 21 × 21 और × 21 कर दीजिए। और ये बराबर किसके होगा, इसके आयतन के। अब इसके आयतन हम कैसे निकालेंगे, इसका जो व्यास दिया गया है,
इतना सेंटीमीटर व्यास, मतलब व्यास इसका क्या होगा, ये सर्कल है और इसका व्यास, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी 0.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ये h हो जाएगा। यही हमसे पूछा जा रहा है, लंबाई पूछा जा रहा है, लंबाई को हमने h मान लिया। तभी सिलेंडर का अगर आपको निकालना है आयतन, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 0.3 है, आर कितना है मेरे भाई 0.3 है, और इंटू 0.3 करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही आपको बताना है, इसकी लंबाई आपको बतानी है। अब इसी को मेरे भाई सॉल्व कर दीजिए। आप बोलेंगे सर सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे होगा ये और ये तो कैंसिल कर सकते हैं। अब ये पॉइंट और पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। ये 3 से 7 बार में और 3 से 7 बार में, ये 3 से मेरे भाई 7 बार में 7 का क्यूब कीजिएगा तो 343, और इंटू में 4 कीजिएगा और इंटू में क्या आएगा मेरे भाई 100 आएगा। ये बराबर क्या हो गया, h हो गया, मतलब लंबाई हो गया। अब ये आपका जो आया सेंटीमीटर में आया, ये क्या आया सेंटीमीटर। अब जवाब आपका मीटर में दिया गया है, मीटर में पूछा गया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मैं क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। जैसे 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये h बराबर क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे 4 3 12, लास्ट में 2 होना चाहिए, और 2 जो है 2 2 ऑप्शन में यानी पूरा गुना करना पड़ेगा। 4 3 12, 4 चौका 16 और 1 17 हो जाएगा, और 4 3 12 और 1 13 हो जाएगा। 1372 आपके सवाल का जवाब होगा। 1372 मीटर इस तार की लंबाई होगी। 1372 मीटर इस तार की लंबाई होगी। चलिए मेरे भाई समझ में आया तो एक बार हाँ या ना कमेंट कीजिए। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया गया, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दिया गया है। लघुत्तम और महत्तम के व्युत्क्रम का योग क्या होगा आपको बताना है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम HCF को x मान लें तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x। अगर हमने HCF को क्या मान लिया, HCF को हमने x मान लिया, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 16x हो जाएगी। अब इन दोनों को गुणा करना है, तो दोनों को गुणा कर दीजिए। इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, तो गुणा करने पे हमें कितना मिल रहा है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या दिया गया है 432 दिया गया है। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई 3 से, तो 3 से एक बार में 3 चौका 12, 3 चौका 12, 16 से करेंगे 9 बार में, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर 3 हो जाएगा। x का मान 3 आ गया, यानी HCF हमने 3 निकाल दिया, HCF हमारा 3 निकल गया। अब मेरे भाई हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x, मतलब इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो अगर हम चाहें तो यहीं पे पहली संख्या दूसरी संख्या ये है, अगर इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, दोनों में x कॉमन है तो x को बाहर निकाल दीजिए, x को बाहर निकाल दीजिए और इंटू 16 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 16 और 3 का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर 3 और इंटू 16 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है, तो 3 को हमने बाहर निकाल दिया और इन दोनों को हमने गुना कर दिया। और 3 का x का मान कितना है मेरे भाई, तो x का मान ऑलरेडी आपको दिया गया 3, तो एक 3 और यहाँ पे लिख दीजिए, तो ये आपका एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो आप बोलेंगे सर 16 9 144, 144 हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब हमें बताना है कि 1 अपॉन में HCF मतलब 3 और 1 अपॉन में LCM मतलब 144, इसकी वैल्यू क्या होगी। LCM लीजिएगा 144, 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 चौका 12 और 3 8 24 हो जाएगा, अब प्लस में 1 हो जाएगा। 49 बटे में 144 यानी ऑप्शन डी आपका जवाब होगा। ऑप्शन डी क्या होगा आपका जवाब। हमें क्या बताना है, जो हमारा HCF है ये 3 है और LCM जो 144 है, तो 1 अपॉन में HCF और 1 अपॉन में LCM का सम बताना है। इसका सम आएगा 49 बटे में 144। अगले प्रश्न पे आइए, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल सभी के लिए। ए किसी काम को 57 घंटे में, बी और सी 28 घंटे में और सी 19 घंटे में, तो बी कितना देर में करेगा। तो आपको पता है कि सर ऐसे सवालों में क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है सबसे पहले इनका। अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर वहाँ से 7 चौका 28, 7 और 4 मिल जाएगा, 19 3 57, यानी हमें कहेंगे कि 57 और इंटू 28 यही एलसीएम हो गया, यही टोटल वर्क हो गया। अब हमें ए की क्षमता निकालनी है तो हम क्या करेंगे 57 से डिवाइड करेंगे तो 28 बचेगा। अगर हमें बी और सी की क्षमता निकालनी है तो हम 28 से डिवाइड करेंगे तो 57 बचेगा। और हमें ए और सी की क्षमता निकालनी है मेरे भाई 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 3 57 और 28 3 84 हो जाएगा।
अब मेरे भाई हमें क्षमता बी की निकालनी है, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अगर इस 84 में से ए और सी, ए की क्षमता माइनस कर दे तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 84 में से 28 जाएगा तो 56 आएगा, सी की वैल्यू 56। अब 57 में से बी और सी की वैल्यू 57 है, 57 में से 56 माइनस कर दे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो बी की क्षमता 1 है, 1 से ये काम करेगा तो समय कितना लगेगा? तो आप बोलेंगे सर 1 से डिवाइड कर दीजिए। बी 1 के क्षमता से डिवाइड करेगा तो समय इतना लगेगा, मतलब 7 × 56, लास्ट में 6 होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, और इकाई अंक 6 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आपका जवाब हुआ। ऑप्शन ए क्या होगा मेरे भाई? आपके सवाल का जवाब। ये जो तरीका बताया जा रहा है ना, ये तरीका आपको इतना जबरदस्त तरीका मेरे भाई कहीं मिलेगा नहीं, इस तरीके से अगर आप सवाल को बनाते हैं तो। चलिए मेरे दोस्त जल्दी से बनाइए, इस सवाल का जवाब आप क्या दे सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब क्या दीजिएगा? क्वेश्चन को पढ़ें, बहुत सिंपल सवाल है। 2/5 की चाल से चलता है तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी चाल पहले 5 थी, चाल पहले उसकी 5 थी, तो बाद में चाल 2 हो गई। उल्टा कर दीजिएगा तो 2:5, ये समय का अनुपात हो गया। ये क्या, सॉरी हाँ, ये समय का अनुपात हो गया, टाइम का अनुपात हो गया, क्योंकि स्पीड का अनुपात आपको दिया गया है। तो मेरे भाई आप बोलेंगे सर उसका समय कितना ज़्यादा लगा? तो 3 ज़्यादा लगा, बट वो कितना देरी से पहुंचता है? 18 मिनट देरी से। तो 3 का मतलब अगर 18 मिनट है तो मेरे भाई आपका 1 का मतलब 6 मिनट हो जाएगा। इसीलिए आपको शुरू का समय पूछा जा रहा है, 2 का मतलब क्या हो गया? 12 मिनट हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य समय कितना है? तो 12 मिनट है, ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। 12 मिनट ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। अगर आप लिखने का तरीका, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है कि सर यहाँ पे हमारा जो स्पीड था 5 है, तो बाद में स्पीड 2 हो गया। तो इसको उल्टा करेंगे तो शुरू में समय अगर हमको 2 लग रहा था तो बाद में समय 5 लगेगा, तो समय कितना बढ़ गया? 3 का मतलब 18 है, तो 1 का मतलब 6 हो गया, और इसमें हम 6 से गुना कर दे तो 6 दूनी 12। शुरू में हमें कितना समय लग रहा था? 12 मिनट। 12 मिनट आपका जवाब हो गया। यानी कलम लगाने जैसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है।